उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण की जिस तरह से अनदेखी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की, ये मामला उग्र बना हुआ है। सेबी प्रमुख माधवी बुच ने जो सवाल लगातार उन पर उठ रहे हैं, उनका जवाब तक नहीं दिया। राहुल गांधी ने इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और गौतम अडानी की तिगड़ी पर सीधा प्रहार किया है। जी हां, इस तिगड़ी पर उनका सीधा प्रहार है। और एक बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में पंडित नेहरू के बाद अगर आरएसएस के साथ किसी ने समझौता नहीं किया तो वो ये शख्स है, यानी कि राहुल गांधी। मैं चाहूंगा कि आप उनके बयान की एक एक शब्द पर गौर करें जो उन्होंने यहां पर दिया है आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रभावशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल आगे कहते हैं, चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं। माधवी बुच, जिन्हें सेबी का प्रमुख बनाया गया, वो कोई नौकरशाह नहीं है, उन्हें निजी क्षेत्र से लाया गया है। वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है और इससे पहले सेबी प्रमुख के पद पर लगातार ब्यूरोक्रेट्स बैठते रहे हैं। आज जो सवाल माधवी बुच पर उठ रहे हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिनका अब तक साफ साफ जवाब नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मामले की जांच तक नहीं कराना चाहती है और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर उन्हें कटघरे में रख रहे हैं। उसी तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला, इस मामले में यह स्पष्ट हो गया कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का हक उनसे मारा गया है। आरक्षण की अनदेखी की गई। 1981 की बेसिक शिक्षा नियम है, इसको लेकर कुछ प्रावधान हैं, इसकी अनदेखी बीजेपी सरकार ने की। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार राहुल गांधी जो हमला कर रहे हैं, या ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और आरएसएस की तिगड़ी पर जो ताजा बयान राहुल गांधी का है, उसी संदर्भ में दिया गया है। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि आजाद भारत के इतिहास में अगर दो लोग हैं जिन्होंने कभी भी आरएसएस के साथ समझौता नहीं किया, तो सबसे पहले वो देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और अब राहुल गांधी। क्योंकि इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, दोनों पर कई मौकों पर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता करते हुए उन्हें देखा गया, मगर राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि संसद के अंदर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा को हिंसक बताया था। याद है या भूल गए? क्योंकि इसी बयान को लेकर भाजपा ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया था। जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना
गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। आरएसएस राहुल गांधी से इस कदर चिड़ी हुई है। आपको याद होगा 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने केस कर दिया था। मामला क्या था? राहुल गांधी का वो कथित बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या ने आरएसएस की भूमिका थी। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, जब महात्मा गांधी की हत्या का केस चल रहा था तब कटघरे में आरएसएस के कुछ नेता दिखाई दे रहे थे और खुद सावरकर भी दिखाई दे रहे थे। तो ये तमाम तथ्य हैं और इसी मुद्दे को लेकर उन पर केस किया गया था। अभी हाल ही में इस मामले में उन्हें टेम्परेरी रिलीफ मिली थी, यानी अस्थायी राहत मिली थी। सबसे बड़ी बात, अपने इस ताजा बयान में जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी सेबी का जिक्र करते हैं, यानी कि सेबी के प्रमुख माधवी बुच, जो बार बार वो लेटरल एंट्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लेटरल एंट्री शब्द जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि बड़े बड़े पदों पर निजी क्षेत्र के अधिकारियों को बैठाया जा रहा है, जैसा कि माधवी बुच। इनके पास कोई स्वाभाविक काबिलियत नहीं होती, यानी कि नौकरशाही नहीं होते हैं, लेकिन इनको बिठा दिया जाता है। नतीजा वो विवाद जो माधवी बुच से जुड़ा हुआ है। साफ तौर पर उनके लिंक्स अडानी की कंपनियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर वो ऐसी कंपनियों से अब भी पैसा ले रही हैं जो सरकारी नियमों के खिलाफ हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इन मामलों की जांच कराई जाए, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। आज दोस्तों मैं आपके सामने माधवी बुच को लेकर कुछ अहम सवाल रखना चाहूंगा, जो वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने भी अपने लेख में लिखे हैं। वो सवाल क्या है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल ने मॉरिशस के उसी फंड में पैसे लगाए जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद का भी निवेश हुआ था। इस फंड के मैनेजर अनिल आहूजा अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर भी थे। विनोद पर ऐसे ही फंड से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने का आरोप लगा है। ये सीधा आरोप माधवीपुरी बुच पर है और इसका जवाब देती हैं, मगर उनका जवाब कई नए सवाल खड़े कर देता है। माधवी ने माना था, और माधवी ने क्या कहा था? माधवी ने माना था कि 2015 में उन्होंने फंड में पैसे लगाए थे। अनिल आहूजा पति के बचपन के दोस्त हैं, तब वो सेबी में नहीं थी। अनिल ने फंड छोड़ा तो उन्होंने भी 2018 में यूनिट्स बेच दिए। इस फंड ने अडानी के शेयर में निवेश नहीं किया था। उन्होंने सारी जानकारी सेबी को दे दी थी, मगर सेबी को ये तमाम जानकारी देने के बावजूद अब भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब माधवीपुरी बुच नहीं दे रही हैं। इसीलिए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और अडानी की तिगड़ी की बात कर रहे हैं। और वो क्या सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं? सवाल फिर भी है क्योंकि जिस आईपीई प्लस फंड में माधवी के पैसे लगे थे, उसे चलाने वाले मॉरिशस की ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के 2 फंड, यानी ईएम रिसर्जेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स की जांच सेबी कर रहा है। इन फंड पर अडानी के शेयरों में पैसे लगाने को लेकर जांच चल रही है कि इनके पीछे कौन है। अब जाहिर सी बात है, आपने एक ऐसी कंपनी में पैसे लगाए जो कंपनी जुड़ी हुई है इन 2 कंपनियों के साथ, जिनकी सेबी जांच कर रही है। और सेबी की प्रमुख कौन है? माधवीपुरी बुच। माधवी पर दूसरा आरोप है कि उनके पति धवल 2019 में ब्लैकस्टोन के एडवाइजर बने। ब्लैकस्टोन भारत में रियल एस्टेट में निवेश बढ़ा रहा था और सेबी ने उसमें मदद की है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, ब्लैकस्टोन कंपनी जिसके साथ धवल बुच जुड़े हुए हैं, वो ब्लैकस्टोन सेबी के प्रमुख बनने के बाद उसे लगातार फायदा होता रहा। ये सवाल भी कांग्रेस लगातार उठा रही है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और अब हम बात करते हैं माधवीपुरी बुच के तीसरे आरोप की। माधवी पर तीसरा आरोप यह है कि वो 2 कंपनियां चला रही थी, एक भारत में, एक दूसरी सिंगापुर में। माधवी का कहना है कि सेबी ज्वाइन करने के बाद दोनों ने काम बंद कर दिया था। 2019 में उनके पति ने रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट का काम शुरू किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगोरा एडवाइजरी में माधवी की 99% की मालिक है। इस कंपनी की आमदनी 2017 से 3.71 करोड़ रुपए है। यानी कि बात स्पष्ट हो जाती है कि सेबी का प्रमुख होने के बाद भी वो एक ऐसी कंपनी की मालिकाना हक रखती थी जिनका नाम था अगोरा, और यहां पर उनकी हिस्सेदारी कितनी थी? 99.1%। और इन्होंने कमाई कितनी की थी? 3 करोड़ 71 लाख। इन सवालों का जवाब भी माधवीपुरी बुच ने नहीं दिया, और जो जवाब भी दिए उससे और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। माधवी 2017 से सेबी में काम कर रही हैं। सेबी के नियम है कि आप दूसरे सोर्स से सैलरी या फीस नहीं ले सकते हैं। अगर सरकार या सेबी ने उन्हें इससे छूट दी है तो इसकी जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस कंपनी के क्लाइंट कौन थे, क्या सेबी से उनका कोई वास्ता पड़ा है। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात आपकी स्क्रीन पर यह है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि सेबी बोर्ड के मेंबर भी थे। ये वो दौर था जब सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच थी। वो कहीं ना कहीं सीधा सवाल उठा रहे हैं माधवीपुरी बुच पर और कह रहे हैं
कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुभाष चंद्र गर्ग क्या कह रहे हैं, उस पर गौर कीजिएगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग सेबी के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि माधवी ने उनके कार्यकाल में बोर्ड के सामने निवेश को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर जानकारी दी गई थी तो वो तत्कालिक चेयरमैन अजय त्यागी को दी गई होगी। त्यागी का कोई बयान नहीं आया है। गर्ग का कहना है कि इन आरोपों के बीच माधवी का पद पर बने रहना ठीक नहीं है। यहां पर सुभाष चंद्र गर्ग साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बच रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जो आरएसएस के करीब हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जो ताजा हमला किया है, तीर निशाने पर लगा है और उससे बीजेपी मुंह नहीं मोड़ सकती। राहुल आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।